मैंने 2018 के बाद कोलकाता छोड़ दिया था। अपने पापा और बीवी बच्चे के साथ पुणे शिफ्ट हो गया। ये वजह मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानी बता रहा हूँ। कोलकाता में मैंने एक छोटा सा शोरूम खोला था। पापा और मैं बाहर का काम देखते। घर मेरी माँ और मेरी बीवी संभालती थी। ये सब शुरू तो काफी पहले हो चुका था, पर अक्टूबर का महीना आते आते चीजें बढ़ गई और दिवाली तक आते आते तो सब कुछ बदल गया। मेरा 2 साल का बेटा था और अचानक से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, उसकी दवाइयाँ वगैरह चली, पर कोई सुधार नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आता क्या करें, किसे दिखाएं। 2-4 डॉक्टर भी बदल के देखे। उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, उनमें भी कुछ नहीं आता। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती थी। वो रात रात भर बस रोता रहता, और रोता भी अचानक बड़ी जोर जोर से। अब इतना छोटा बच्चा है, किसी को क्या ही बताएगा कि क्या तकलीफ हो रही है। एक रात हम सोए हुए थे। बेटा हमारे बीच ही लेटा हुआ है। आधी रात मेरी बीवी अचानक से उठ गई। उसकी सांस फूली हुई थी। मैं भी एकदम से उठा कि क्या हो गया है। बेटे की तरफ देख कहती, कोई बुरा सपना देखा था अभी। मैंने उसे पानी लाके दिया। उसे पसीने आ रहे थे। कहती, मुझे इस घर में कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। पिछले कई दिनों से मन बड़ा घबराया हुआ सा रहता है। हमें किसी को दिखाना चाहिए। मैंने उससे कहा कि बेटे की तबीयत में थोड़ा सुधार हो जाए, फिर कुछ करते हैं। मैंने पूछा, सपना क्या देखा? वो कहती, ऐसा था जैसे घर की छत से कोई हमारे बेटे को लेके जा रहा है। एक औरत है जिसने साड़ी पहनी हुई है। वो सीढ़ी उसे गोद में उठाए बच्चे को ऊपर ले जा रही है। मैं नीचे से देख रही हूँ पर उसकी तरफ बढ़ नहीं पाती। मुझे घबराए देख माँ आती है। ऊपर जाके उसे रोकने की कोशिश करती है। माँ जल्दी से बच्चा उसके हाथ से छुड़ा के मेरी तरफ फेंकती है, और वो औरत माँ को अपने साथ लेके चली जाती है। मुझे ये सपना कुछ दिन पहले भी आया था और आज फिर से। हमें कुछ करना चाहिए, किसी से पता करना चाहिए ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। उसकी बात सुन के मैं भी घबरा गया। उस टाइम पर श्राद्ध चल रहे थे और घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं था। मैंने माँ से इस बारे में बात करी। वो कहती, मैं करती हूँ किसी से बात, तू परेशान मत हो। नवरात्रि आते आते चीजें ऐसी थी, ना तो वो कम हुई ना ज्यादा। मेरे बेटे की कंडीशन भी वैसी ही थी, पर अब उसका वजन घटने लगा। डॉक्टर ने कहा कई दिनों से ठीक से खा पी नहीं पा रहा है, इस वजह से है। मुझे याद है वो नवरात्रि का चौथा दिन था, और माँ कह के गई थी वो मंदिर जा रही है, वहाँ कुछ प्रोग्राम है। मैंने अपनी बीवी के लिए भी कहा कि उसे भी साथ ले जाओ। माँ मना कर देती है। कहती, बच्चे के पास ही रहे, मैं होके आ जाती हूँ। वो शाम तक हाथ में कुछ सामान और एक पन्नी लेके आई। एक कागज में कुछ भभूत थी, थोड़े फूल, प्रसाद, और भी कुछ सामान था। थोड़ा सामान हमारे कमरे में रख दिया और कुछ मंदिर में। माँ अब डेली मंदिर के नाम से निकलती थी और शाम को वापस लौटती। हमने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, पर रोज रोज ऐसे जाना कुछ तो इशारा कर रहा था। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम देखना माँ कहाँ जाती है, मैं बच्चे को संभाल लूंगा। माँ भी पता नहीं किन चक्करों में लगी है। इनसे एक काम बोला था किसी को दिखा लेते हैं, वो तो इनसे हुआ नहीं, और अब पता नहीं इतने दिनों से कहाँ जा रही हैं। अष्टमी वाले दिन मैं काम से जल्दी लौट आया। दिन में प्रसाद बना था, वो खा पी के सोने चला गया। रात 1 बजे के करीब बाहर वाले कमरे से कुछ आवाज आई। मेरी आंख खुल जाती है। बीवी बच्चे दोनों सोए हुए थे। मैं बिस्तर से उठ के दरवाजे के पास आया। आवाज आ रही है कुछ मंत्र वगैरह बोलने की सी, और आवाज माँ की लग रही थी। मैंने बहुत हल्के हाथ से दरवाजा खोला। किचन की तरफ से आवाज आ रही है। घर की सारी लाइटें बंद हैं। किचन के अंदर मुझे अंधेरे में माँ खड़ी दिखाई देती है। मैं देखता कि इतनी रात में वो वहाँ क्या कर रही हैं। पहले मुझे लगा कुछ मंत्र वगैरह की आवाज है, ये कुछ गुनगुना रही है। वो मुझे पीछे से दिखाई दे रही है, उनके बाल खुले हैं, और हंसते हंसते कुछ बड़बड़ा रही है। मुझे लगा पापा को जाके बताना चाहिए कि वो क्या कर रही है। मैं बहुत धीरे से दबे पाँव उनके कमरे तक आया। बार बार किचन में भी देख रहा हूँ, वो अभी भी वहीं खड़ी है। पापा के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं कमरे के अंदर आया तो देखा कि माँ तो यहाँ सो रही है। ये औरत कौन थी जिसे मैंने अभी देखा? मैं एकदम से सुन्न पड़ गया, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जो आवाज अभी किचन से सुन रहा था, वो आवाज अब बिल्कुल मेरे पीछे से आ रही है। मैं जहाँ खड़ा था खड़ा रह गया। महसूस हो रहा है वो औरत अभी भी मेरे पीछे खड़ी है।
और इंतजार कर रही है मैं एक बार उसे मुड़ के देखूं। आवाज कुछ देर तक मेरे बहुत करीब से आती रही और फिर धीरे धीरे दूर जाने लगी। मैं कभी उस आवाज पर ध्यान देता, कभी अपनी माँ की तरफ देखता। आवाज जब कमरे से बाहर चली गई तो मैंने पलट के देखा। वो औरत चलती हुई मेरे कमरे तक जा रही है। मेरी सांसें टूटने लगी कि ये मेरे कमरे में क्यों जा रही है। तब मुझे मेरी बीवी का बताया सपना याद आने लगता है कि कोई औरत हमारे बच्चे को ले जा रही है। मैं कमरे से बाहर आया और अपने रूम की तरफ जाने लगा। यहीं से छत पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। मुझे सुनाई दिया वो आवाज अब छत पर से आ रही है। मैं पहले कमरे में देखने आया, वहां बीवी बच्चे सो रहे हैं। फिर एक बार छत की तरफ नजर गई, आवाज वहीं से आ रही थी। हमारी छत का दरवाजा अंदर से लॉक होता है, वो कैसे आ जा रही है। ये पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था। डर और खौफ के मारे मेरी हालत खराब थी। मैं चुपचाप कमरे में आया। मुझे वो आवाज अभी भी आ रही है। बार बार ऐसा लगता है जैसे खिड़की से कोई झांक रहा हो। मैं चुपचाप लेटा रहा और अपने बेटे के ऊपर हाथ रख लिया। अचानक से मेरे बेटा बड़ी जोर जोर से रोने लगता है और बाहर से आती उस औरत की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई। मेरी बीवी उठी और बेटे को चुप करवाने लगी। मैं तो खैर पहले ही उठा हुआ था, सोचता कि इसे बताऊं या नहीं। मन में ये भी था कि ये पहले से ही डरी हुई है। मैंने उसे कुछ नहीं बताया और सोने की कोशिश करने लगा कि कल माँ से इस बारे में बात करता हूँ, बोलता हूँ उनसे किसी को दिखाएं। अगले दिन बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाना था। हम सुबह 10 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि ये ठीक है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ टाइम से देते रहो। हमें घर आते आते दोपहर हो जाती है। सोच रहा था माँ को बोलता हूँ आज। उस दिन घर आते हैं तो मैंने देखा कि माँ ने अपने हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ है। वो कहती खाना मैंने बना के रख दिया है और मंदिर जा रही हूँ। मैं कहता माँ आपसे कुछ बात करनी थी। वो कहती शाम को आती हूँ ना, तब बात करते हैं। माँ को आते आते 7 बज जाते हैं। मैं भी आज काम से 9 बजे तक घर लौटा। आज इतने दिनों बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा खेल रहा है। उसकी तबीयत पहले से ठीक लग रही थी। उसे ऐसे देख मेरे दिमाग से ये बात निकल गई कि मुझे माँ से कुछ कहना था। मेरी बीवी बताती है आज माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, उन्हें बुखार है। वो खाना खा के सोने चली गई। हम लोग भी खाना वाना खा के रात 11 बजे तक सोने चले जाते हैं। रात करीब 1 बजे मुझे फिर से कुछ आवाज आई। खटपट की आवाज हो रही है बाहर से। मुझे पिछली रात वाली बात याद आ जाती है। मैं दरवाजे तक आया और कान लगा के सुनने लगा। आज आवाज माँ के कमरे से आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और थोड़ा सा बाहर झांका। हाँ, आवाज आ तो उन्हीं के कमरे से रही है। मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे हट गया। कोई बैठा है उनके कमरे के बाहर और अंदर झांक रहा है। मैंने हिम्मत करते हुए वहीं पड़ी पापा की स्टिक उठाई। हल्की सी आवाज हुई और वो औरत चुप हो गई। मैं दीवार के पीछे से झांक के देख रहा हूँ तो वो भी अपनी गर्दन को थोड़ा तिरछा करके देख रही थी। मैंने देखा कि उसकी आंखें चमक रही हैं। मुझे देखते ही वो उठी और जल्दी से सीढ़ियों की तरफ गई। सीढ़ियों से ठीक पहले रुक के मुझे देखती है, गुस्से में कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। बाहर से लगातार कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से माँ के कमरे में देखने गया। माँ पापा सो रहे थे। उनके कमरे का दरवाजा लगा के जैसे ही मैं जाने के लिए पलटा, वो औरत अब मेरे कमरे के बाहर खड़ी मुझे देख रही है। अपने हाथ से ऐसे इशारा करती है जैसे मेरे बच्चे को ले जाने आई है। मुझे देख के हंसती और बड़ी तेजी से अंदर चली गई। मैं दौड़ के कमरे में गया, सारी लाइटें जला दी, हर एक कोने में देखा, पर वो वहां नहीं थी। पलंग के नीचे, बाथरूम में, अलमारी में, कहीं भी नहीं। आज दूसरी रात थी जब मैंने उस औरत को देखा इस घर में। वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह दिखती थी, वैसे ही कपड़े, वैसे ही बाल, पर शक्ल बड़ी भयानक। मैंने सोच लिया था कि मैं माँ से जरूर बात करूंगा इस बारे में। नवरात्रि खत्म हो चुके थे और जगह जगह दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई। सुबह पापा और मैं काम पर जल्दी चले गए थे। दोपहर में घर से फोन आता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पापा को कहा आप दुकान संभालिए, मैं जाके देखता हूँ। थोड़ी देर में जब घर पहुंचा तो देखा कि उन्हें झटके से लग रहे हैं। आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने पापा को कॉल किया, जल्दी घर आने को कहा। हम उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाते और इमरजेंसी में एडमिट करवाया। पहले बेटे की तबीयत खराब थी और अब माँ की भी ऐसी हालत।
मेरा मन था अपनी बीवी से डिस्कस करूं रात में जो मैंने देखा, लेकिन मन में बस यही था कि वो डर ना जाए। 2 ढाई घंटे बाद जब माँ की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, तो हम उन्हें घर लेके आ गए। उन्होंने मेरी बीवी को कहा था कि अलमारी में कुछ धागे रखे हैं, वो माँ को छोड़ के हम सबके हाथों में बांधे। और उन्होंने जिद की कि उन्हें एक अलग कमरे में आराम करने दिया जाए। पापा पूछते हुआ क्या है, तुम अपना ख्याल रखो, ठीक हो जाओ, देखते हैं फिर क्या करना है। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इस दिन के बाद से उन्होंने खाना पीना कम कर दिया। उनका वजन गिरने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। वो सुबह शाम मेरी बीवी को बुला के बेटे के सिर पे हाथ रख के कुछ पढ़ती थी। उसकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई, पर माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। अगले 3 4 दिनों में वो ऐसी हो गई कि बिस्तर से उठ नहीं पाती। हम जहाँ उन्हें दिखा रहे थे, उनके टेस्ट वगैरह भी हुए, किसी में कुछ नहीं आता। डॉक्टर दवाइयों पे दवाइयाँ देते गए, पर जरा भी सुधार नहीं होता। घर में सब कुछ ठीक था सिवाय माँ के। मैं माँ से कहता भी था कि माँ मैं किसी को दिखाता हूँ, आप ठीक हो जाओगे देखना। वो मेरा हाथ पकड़ के मना कर देती है, कहती कि मैं सब ठीक करके जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। उन्होंने ऐसा क्यों बोला इसका मतलब मुझे बहुत बाद में समझ आता है। दिवाली से 3 दिन पहले हमने घर में कोई पूजा रखी थी। सारा काम ठीक से हो गया। माँ ने रात में खाना भी खाया, हमसे बातें भी की। कहती दिवाली अच्छे से मनाना, मेरी छोड़ो, मैं यहीं खुश हूँ। उन्होंने मेरे बेटे के सिर पे हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा चलो माँ सो जाओ, कल बात करते हैं, सुबह डॉक्टर के भी जाना है। घर में इतना कुछ हो रहा था कि मैं उन बातों को भूल गया जो मैंने उन 2 4 रातों तक देखा। उस औरत के बारे में जो मैंने घर के अंदर देखी, मैं भूल चुका था। मेरी बीवी ने जब अपने सपने के बारे में बताया था, हम दोनों मियाँ बीवी ऐसे ही कुछ न कुछ बातें करते रहे, और फिर कब कब में नींद आ गई पता नहीं। बीच रात एक बुरे सपने से मेरी आंख खुल जाती है। देखा तो रात के 3 बजने को है। सब कुछ बहुत शांत है, कुछ ज्यादा ही शांत। मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने थोड़ा पानी पिया और वापस लेट गया। दिमाग में हर वक्त उल्टे ख्याल आते हैं। ऐसा लगता था कि कुछ गलत होने वाला है। मैं सुबह अपने टाइम पर ही उठा। मेरी बीवी भी उठ चुकी थी। फ्रेश होके मैं पापा को उठाने गया कि माँ को डॉक्टर को दिखा के सीधा दुकान पर निकल जाऊंगा, आप इनके पास ही रहना। माँ को उठाने गया तो वो चद्दर खींच के सोई हुई थी। मैंने उनके चेहरे पर से चद्दर नीचे की। उनकी आंखें खुली हुई हैं। माँ, माँ उठो ना। मैंने पापा को आवाज लगाई, अपनी बीवी को बुलाया। उनकी सांसें रुक चुकी थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता। कल रात तक उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, खाना पीना भी किया, और फिर अचानक से ये सब। हमें इस चीज से निकलने में हफ्तों लग गए। एक दिन मैं पास के मंदिर में गया जहां माँ अक्सर जाया करती थी। वहां पुजारी जी से मुलाकात हुई। वो पूछते कई दिनों से तुम्हारी माँ नहीं आ रही। मैंने उन्हें बताया माँ के बारे में। पूछते ये कब हुआ। उन्हें बताया कि दिवाली से 2 3 दिन पहले। नवरात्रों तक सब कुछ ठीक था, माँ डेली यहाँ मंदिर आती थी। वो कहते बेटा, मैंने तो उन्हें यहाँ कब से आते नहीं देखा, और नवरात्रों में तो एक बार भी मेरे सामने मंदिर नहीं आई। मैं हैरान रह गया कि माँ तो डेली मंदिर के लिए जाती थी। उस दिन मैं घर आया तो मैंने सबसे पहले अपनी बीवी से बात की। वो सुन के हैरान कि ऐसा कैसे। मैंने अलमारी में रखी वो चीजें देखी जो माँ अपने साथ लेके आती थी। सामान पर एक जगह का एड्रेस था। वो जगह हमारे यहाँ से 20 22 किलोमीटर दूर है। वहाँ कोई मंदिर है, और मैं एक दिन ऐसे ही चला गया। दुकान वाले को ढूंढ के मैंने माँ की फोटो दिखाई कि भाई साहब आप इन्हें जानते हो। एक 24 25 साल का लड़का था। वो कहता हाँ अम्मा जी आती थी, पर कई दिनों से वो नहीं आ रही। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि माँ यहाँ क्यों आती थी। मुझे पता करना होगा। मैं मंदिर में गया, जहाँ जूते चप्पल उतारते हैं, वहां मैंने उनकी फोटो दिखाते हुए पूछा, क्या आप इन्हें जानते हो, देखा है कभी। कहते भैया हमें नहीं पता। फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उन्हें फोटो दिखाई। वो बताते हैं कि ये अम्मा जी यहाँ बाबा जी के पास आती थी। हमने कई दिनों तक वहीं जाते देखा है। मंदिर परिसर में एक कमरा सा बना था, वहाँ कोई गुरुजी बैठते हैं। मैंने जाते के साथ ही उन्हें प्रणाम किया और बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ। फिर उन्हें माँ की फोटो दिखाई। ये मेरी माँ है गुरुजी, और शायद आप इन्हें जानते हो, वो आती थी।
उन्होंने फोटो देख के माँ को पहचान लिया, और इसके बाद जो उन्होंने बताया, मैं सहन नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे सारी बात बताई कि वो यहाँ क्यों आती थी और हमारे घर में क्या हुआ था। कोलकाता में हम जिस जगह रहते थे, हमारे घर के ऊपर एक हांडी छोड़ी थी। वो कहाँ से आई, किसने छोड़ी, हमें नहीं पता, लेकिन उसका पर्पस ये था, फैमिली के किसी एक मेंबर की डेथ, जिसकी चपेट में पहले घर का बच्चा आया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब तुम्हारी माँ मेरे पास आई थी तो मैंने उन्हें घर की मिट्टी लाने के लिए कहा, बच्चे के कपड़े लाने को कहा। 2 दिन बाद मैंने उन्हें बताया कि इस चीज को रोका नहीं जा सकता। वो आई है और किसी को लेकर ही जाएगी। जाने वाला तो तुम्हारा बच्चा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने उस बच्चे को बचाने के लिए खुद को आगे कर लिया। धीरे धीरे बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी और तुम्हारी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी थी। गुरुजी जैसे जैसे मुझे बताते गए, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। माँ ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, बस बेटे के सिर पे हाथ रख के कुछ पढ़ती थी। मुझे याद आता है जब वो कह रही थी कि मैं सब ठीक करके जाऊंगी। अब समझ आया वो ऐसा क्यों कह रही थी। माँ ने किसी को जरा भी भनक नहीं लगने दी। आज भी मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो मेरी सांसें थम सी जाती हैं। मैंने ये बात आज तक अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है वक्त आ गया है बताने का। बेटा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। उसे पता लगना चाहिए उसकी दादी हमारे लिए कितना कुछ करके गई है। सारी बात तो मैं उसे नहीं बता सकता, पर पापा और अपनी बीवी को जरूर बताऊंगा। मैं अक्सर अकेला बैठा जब भी अपनी माँ को याद करता हूँ, मन में बस यही मलाल रहता है कि माँ आपने हमें वो सब क्यों नहीं बताया। शायद हम मिलकर कुछ कर सकते थे। ऐसी कुछ कहानी आती है तो दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है। इस टाइम पर भी मैं शायद एक ऐसी ही सिचुएशन में हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलेंगे। मेरा नाम प्रवीण है। दुआओं में याद रखना।